नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन हमारे खबरिया चैनलों पर युद्ध जारी है। उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले दीगर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन युद्ध कर। तमाम खबरिया चैनल धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रदेश, पार्टी के सारे मतभेद भुलाकर एक हो गए। सबके बीच एक आम सहमति बनी फेक न्यूज़ फैलाने की। भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल रुक चुकी जंग में पिछला हफ्ता हमारे खबरिया चैनलों के लिए फ्री फॉर ऑल रहा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर धड़ल्ले से जिसके मन में जो आया उसने वही ठेल दिया। फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई। क्या आज तक, क्या एनडीटीवी, क्या एबीपी न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को मैंने कैसे छोड़ दिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पर कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, जन्मजात कॉपीराइट। उस पर संदेह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मसलन इस बात पर टिप्पणी करने का क्या अर्थ है? अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। ये घामड़ आदमी कहां पर मेजर था, उसे लेकर बहुत गंभीर शंका होती है। मतलब अज्ञात जगह से सेना पाकिस्तान में घुस गई और कराची में नौसेना 9-10 मिसाइलें दाग कर आग लगा दे। इस तरह से दोनों में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और पाकिस्तान पर फतह मिल जाएगी। कोई भी असली सैनिक इस तरह की बकवास नहीं करेगा। इस खुलेआम झूठ में इस चैनल के दोनों एंकरों का शामिल बाजा की तरह बजते हुए देखना आपका रक्तचाप और बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात में? पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। बीते 10 सालों में हमारे टेलीविजन मीडिया की वीरता के किस्सों से हर भारतीय अवगत हो चुका है। भारत पाक का यह टकराव भारतीय टेलीविजन मीडिया के लिए अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का मौका था। और मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस मौके का इस्तेमाल हमारे हुड़क-चुल्लू एंकराओं और घोघा बसंत मीडिया संस्थानों ने पूरी सफलता से किया। आज उनके कारनामों के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। उनके ऊपर चुटकुले बन रहे हैं, उनके ऊपर मीम बन रहे हैं। इनकी चर्चा गैरों की महफिल में है। ओरे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मीडिया ये क्या टशन और क्या चिल में है। क्या स्टार्ट किया? कराची में मौत का नंगा नाच। कराची का पोर्ट तबाह हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नत की हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम हमारा टेलीविजन मीडिया बहुत पहले ही चुटकुला बन चुका था। उम्मीद ये थी कि युद्ध के गंभीर माहौल में वो अपनी खत्म हो चुकी प्रतिष्ठा को थोड़ा बहाल करेगा, लेकिन नहीं, उसे तो अभी और बदनाम होना है। जिस देश के मुख्यधारा का मीडिया खुलेआम फर्जी खबरें, अफवाहें और झूठ प्रसारित कर रहा हो, उस देश को सोशल मीडिया पर हर दिन पैदा होने वाली बेसिर पैर की अफवाहों की चिंता क्यों करनी है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी फिलॉसफी में यकीन करते हुए आज तक ने अपने गोल्ड स्टैंडर्ड वाली पत्रकारिता में विगत हफ्ते थोड़ी सी जस्ते और पीतल की मिलावट कर दी। ये बड़ी खबर और भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। दोनों बहनों अंजना और श्वेता ने आग लगाऊ भड़काऊ अंदाज में फिदायीन हमले करवाए। इतना ही नहीं, इनके शो पर इजराइल का पुराना वीडियो जैसलमेर का लाइव बताकर चलाया गया। जैसलमेर की तस्वीरें हैं, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। बताइए रिहायशी इलाका,
आम लोगों के घर हैं। क्या साबित करना चाहता है ये देश? खैर, ये वाला वीडियो ज्यादातर न्यूज चैनलों ने जैसलमेर का बताकर चलाया। कह सकते हैं कि कोई बचा ही नहीं जिसने इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोया। लेकिन बाकियों में आज तक जैसा साहस नहीं था खुद की गलती स्वीकारने का। यह गलती स्वीकारना इसलिए भी जरूरी था ताकि 2 दिनों में फैलाए गए सच झूठ पर पर्दा डाला जा सके। आज तक ऐसा पहला चैनल है जो पहले फर्जी खबर चलाता है, उसके बाद अपनी ही खबर का फैक्ट चेक भी करता है और फिर खुद से खुद को फैक्ट चेक का चैंपियन नंबर 1 घोषित कर देता है। पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंचती रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। किसी ने देखा है कि फैक्ट चेक की बात करते हुए भी धीरे से फेक न्यूज फैला दी जाए। आज तक के वीडियो में एंकर नेहा बाथम जिस पाई चार्ट को दिखा रही हैं और उसके आधार पर खुद को नंबर 1 बता रही हैं, वह सर्वे किसने किया? इस पाई चार्ट की विश्वसनीयता कितनी है? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तक को खुद देना है। तो खुद को देश का नंबर 1 फैक्ट चेक चैनल बताने वाला आज तक मौका आने पर पत्रकारिता को किनारे रखकर फेक न्यूज का वाहक बन जाता है। और गलती करें अंजना, माफी मांगे नेहा, ये भी भला कोई बात हुई? खैर, 7 मई से 9 मई के बीच जो कुछ भारत के खबरिया चैनलों ने किया, उसमें जी न्यूज ने जो कुछ किया वह इतिहास में दर्ज करने लायक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने लड़ने से किया इनकार। भारत का मुंह तोड़ जवाब, लाहौर, कराची तबाह। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर भयंकर हमला, मचा हाहाकार। लाहौर में घुसकर भारत का भयानक हमला, मची भगदड़। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। वॉर ऑन ब्रेकिंग, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। मुख्य रूप से जो बड़े और अहम फर्जीवाड़े भारतीय टेलीविजन ने फैलाए उनमें पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का तख्ता पलट और गिरफ्तारी, पाकिस्तानी पायलटों को जिंदा पकड़ना, कराची में नौसेना का हमला, कराची का बंदरगाह तबाह, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी, शहबाज शरीफ का सरेंडर और इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा आदि रहे। जो लोग भी इन चैनलों पर बैठकर ये सारी खबरें लिख और पढ़ रहे थे, उनका भूगोल ज्ञान निसंदेह बहुत कमजोर है। इस्लामाबाद पर कब्जे से पहले लाहौर पर कब्जा करना होगा। झूठ बोलने की हुड़क चाहे कितनी भी तेज हो, पर लाहौर को छोड़कर सीधे इस्लामाबाद पर कब्जा करना संभव नहीं है। खैर, ये वाली खबर दिखाने के लिए चित्रा त्रिपाठी को धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए ISI के भीतर कोई तगड़ा सोर्स चाहिए, वो चित्रा जी के पास ही है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। ये जिहादी सेना प्रमुख जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा गया है। शमशाद मिर्जा हो सकते हैं नए चीफ। बहरहाल टीवी चैनलों पर मचे फर्जीवाड़े के कीचड़ नहान में कुछ और जरूरी बातें दब गई हैं, उन पर बात होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच हुए अनगिनत तनावों, झड़पों और 3 लड़ाइयों के बीच यह पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान के बीच टकराव को खत्म कर युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की। भारतीय समयानुसार 5:33 पर पहली दफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके युद्ध विराम का ऐलान एक एक्स पोस्ट के जरिए किया। अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी और बुद्धिमत्ता से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बधाई। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इसके 4 मिनट बाद 5:37 पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने थोड़ा और विस्तृत एक्स पोस्ट डालकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते की बारीकियां साझा की। रूबियो के मुताबिक वो और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने नरेंद्र मोदी, शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर, S जयशंकर, अजीत डोभाल से बातचीत करके इस युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार की है। भविष्य में दोनों पक्ष किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत भी करेंगे। पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति JD वैंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री S जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर
और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल रहे हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति जताई है और एक तटस्थ स्थान पर कई मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। इसके करीब 20 से 25 मिनट बाद 6 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संक्षिप्त बयान में पत्रकारों को जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपस में बात की है और युद्ध विराम का निर्णय लिया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. ट्रंप और मार्को रूबियो का यह बयान भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इसमें एक आशंका पैदा हुई है कि क्या भारत ने खुद ही शिमला समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भारत हमेशा से इस बात की वकालत करता रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद का निपटारा दोनों देश द्विपक्षीय तरीके से करेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यह शिमला समझौते का मुख्य आधार रहा है। समय समय पर पाकिस्तान इस समझौते से पीछे हटने और किसी तीसरे पक्ष को इसमें घुसाने की कोशिशें करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा उसे नाकाम किया है। बल्कि भारत ने इसे और मजबूत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच 1999 में लाहौर घोषणा पत्र के जरिए शिमला समझौते को नए सिरे से स्थापित किया गया। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। इस लिहाज से अब जो हो रहा है वह भारत के अब तक के स्थापित रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इससे पाकिस्तान पर हमेशा से भारत की जो बढ़त रही है उसको भी चुनौती मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से यही तमन्ना रही है कि वह शिमला समझौते से पीछे हटे और किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल करे। भारत उसे खारिज करता रहा और दुनिया कमोबेश भारत के इस रुख का समर्थन करती आ रही थी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थक आतंकियों द्वारा पहलगाम में 26 लोगों की हत्या किए जाने के बाद से 10 मई को युद्ध विराम तक का घटनाक्रम बहुत सारी पुरानी समस्याओं को नए सिरे से समझने का मौका देता है। भारतीय सेना के अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक 10 मई को दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात कर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। इसके तहत 10 मई को शाम 5 बजे से पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनी। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. हालांकि सीज फायर की घोषणा किए जाने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से इसका उल्लंघन करने की खबरें सामने आई, लेकिन 11 मई के बाद से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है।
इस झगड़े ने एक बार फिर से भारतीय मीडिया की समस्या को दुनिया के सामने उजागर किया। जब दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी था, भारतीय सेना सीमा पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। उस वक्त नोएडा फिल्म सिटी की बैरकों में बैठे खबरिया चैनल बेसिर पैर की फर्जी खबरें फैलाकर देश में तनाव का माहौल पैदा कर रहे थे। भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। घेराबंदी पाकिस्तान की कराची की हर तरफ से है। पाकिस्तान के लिए कराची बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है उनका। हाँ, ग्वादर आप एक तरफ जरूर देखते हैं, चीन की छाप आप पूरे पाकिस्तान पर उनके बूटों की छाप आप देखते हैं, लेकिन आज कोई चीन, कोई दुनिया का देश उन्हें बचा नहीं सकता है। पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया लाठी में, राजस्थान में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट का पायलट पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा, और गिनती अभी बाकी है मेरे दोस्त। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ बनाने की तैयारी हो रही है। नया आर्मी चीफ होगा, मुनीर को हटाने की तैयारी में जुट गया है पाकिस्तान। खबरिया चैनल और इसके एंकर जीते जागते बम में बदल गए थे। ये कहीं भी फटने को तैयार थे। इनका तर्क था कि युद्ध के दौरान सच किसी काम का नहीं है, इस दौरान झूठ ही असली हथियार है। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा। ये काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर 2 मिनट में फैक्ट चेकिंग में लगे हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे ये पता, आपको कुछ। We are at war with Pakistan. Always remember, when you are at war with your enemy, you need to be solidly behind. इस मूर्ख आदमी ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को चुना। इससे बड़ी बकवास क्या होगी? और अगर प्रोपेगेंडा करना ही है, दुश्मन को कंफ्यूज करना ही है, तो फिर यह पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी जनता के लिए होना चाहिए था। ये यहाँ पर अपने ही देश में अपने ही लोगों को भरमाने का काम कर रहा था। खैर, इस पागलपन को देखते हुए सरकार ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को फर्जी मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों की पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा। खबरिया चैनल अपने एयर कंडीशन वाले स्टूडियो में पैनलिस्टों के साथ आराम से बैठकर ग्राफिक्स और तरह तरह की आवाज़ों का मजा ऐसे ले रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। आप जैसों के लिए एनडीटीवी के नज़ीर मसूदी का यह बयान है। I was in the border area, border town in Kupara. My family was here. And they were calling me when they were hearing the loud explosions. Nobody was sure why the next bomb will fall. Nobody was sure why it will hit. It's very easy and romantic to talk about war from a distance. But when it hits home, then I can see the people, what has happened to them who are hit, who are killed, who are injured, who lost their home, who lost their relative. Ask that family to the additional DC, Rajouri. The parents who lost their 2-year-old daughter today, Harsha Noor, and so many people who lost their lives. War is not a game, we saw on televisions, people romanticizing it, people just playing as if it is a video game. सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने सुरक्षित आशियाने में बैठकर युद्ध की हिमायत करने वाली जमात को और टीआरपी के लालच में झूठ और शोर शराबा करने वाले एंकरों को इसे बार बार सुनना चाहिए। टीवी वालों को उन्माद और अफवाह फैलाता देख विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद बयान दिया कि वे चैनलों पर दिखाई जा रही जानकारी के प्रति थोड़ा धैर्य दिखाएं। I think there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let's have some patience. Information will come out and will be shared in due time. लगातार की जा रही लापरवाहियों में एक लापरवाही चैनलों की यह रही कि ये लगातार अपने चैनलों पर नागरिक सुरक्षा और हवाई हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले सायरन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमने उनका F-16 मार गिराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के NSA
अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है, यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। शमशाद मिर्जा को नया आर्मी चीफ बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। इसे देखकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की कि ऐसा करने से बचे, क्योंकि लगातार इस आवाज को सुनकर लोगों की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और वास्तविक खतरे के समय बजने पर भी लोग इस खतरे को समझ नहीं पाएंगे। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का उपयोग अपने कार्यक्रमों में करने से बचें। इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए ही करें। सभी चैनलों ने मिलकर 2 दिन प्राइम टाइम को फ्री फॉर ऑल बना दिया था, लेकिन इस मामले में अर्नब गोस्वामी का जिक्र बहुत जरूरी है। यह आदमी सिर्फ अफवाह और उन्माद नहीं फैला रहा था, साथ में यह धंधा और पैसे भी बना रहा था। पहले तो इसने दूसरे चैनलों का नाम लेकर उन्हें झूठ फैलाने वाला चैनल करार दिया। हमारे देश के अंदर ही कई मीर जाफर हैं जो गलत खबर फैलाते हैं। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, इशारा ही काफी है। क्या मैं वो तक वाले की बात कर रहा हूं? वो तक वाले, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम होता है 1 2 3 4 9 नंबर वाले चैनल आ गए, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। ये 9 वाले चैनल को मैं चेतावनी दे रहा हूं आज, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एक के बाद एक झूठ परोसने लगा। इसका कोई मुकाबला नहीं है। खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम आज रात खत्म हो चुका है। आज इस वक्त लाहौर के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। ये देखिए लाहौर में घर में घुसकर मारा। ये देखिए दोस्तों रावलपिंडी में हमने उनको घर में घुसकर मारा। ये देखिए घोटली सियालकोट में घर में घुसकर मारा। ये देखिए दोस्तों कराची में हमने उनके घर में घुसकर मारा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद कुछ एक विजिबल खतरों में से एक अर्नब गोस्वामी खुद भी है। चैनलों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि सीमा पर जंग लड़ना, अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठकर उन्मादी बकैती करना लंठई से ज़्यादा कुछ नहीं है। युद्ध सिर्फ 2 देश नहीं लड़ते, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप भी अदृश्य रहकर वो जंग लड़ रहे होते हैं। एक बार फिर से लेगेसी मीडिया ने साबित कर दिया कि युद्ध जैसे गंभीर संकट के वक्त भी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब संकट के वक्त परंपरागत मीडिया सच को छुपाने, सरकारों और नेताओं को बचाने में लगा रहा। इसके लिए यह मीडिया देश की जनता को दांव पर लगाने में भी संकोच नहीं करता। आपको याद होगा कोविड का दौर, तब भी यह मीडिया इसी तरह से एक्सपोज हुआ था जैसे पिछले हफ्ते हुआ। हम देख रहे थे गंगा में लाशें बह रही थी, लोग अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे, और यह मीडिया इतनी बड़ी आपदा को सामान्य बताने, इसे छुपाने और सरकारों को बचाने में लगा रहा। बस अब बहुत हो चुका। अब समय आ चुका है जब आपको अपने मीडिया के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अपनी खबर का माध्यम चुनने में सावधानी, समझदारी और देश हित का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ऐसे मीडिया की जरूरत है जो संकट के समय में सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने और देश के लोकतंत्र और संविधान को सबसे ऊपर रखे। न्यूज लॉन्ड्री में आपने बीते 10-12 सालों के दौरान हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे शोज, हमारी सरकार से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता देखी है। अब हमें आपसे उम्मीद है। देश का परंपरागत मीडिया आपके सवालों को भुला चुका है, लेकिन हम उन्हें लगातार याद दिलाते रहेंगे और खुद भी उन सवालों को पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता कोई सरकार, कोई नेता या कोई महामानव नहीं है। हमारी प्राथमिकता इस देश की जनता है, उसके सवाल हैं। हम जनता के सवाल पूछते रहेंगे, यही राष्ट्रहित है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? आपको आगे आना ही होगा। जवाबदेह और जिम्मेदार मीडिया चुनें। न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन इसका एक विकल्प है। यकीन कीजिए आपको निराशा नहीं होगी। मेरे बगल में आपको एक QR कोड दिख रहा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको सब्सक्रिप्शन का टैग दिखेगा। उसे क्लिक करके आप कोई भी मनपसंद विकल्प चुन सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। न्यूज लॉन्ड्री इस देश की पत्रकारिता में बदलाव का एक माध्यम है। इस बदलाव का हिस्सा बने, अच्छी पत्रकारिता की संस्कृति को मजबूत करें। धन्यवाद।
जब यह युद्ध छिड़ा था तब खबरिया चैनलों के अलावा भी कुछ लोग आपदा में पैसा बनाने का अवसर तलाश रहे थे। इनमें से एक है धनराज सेठ मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसे देखकर रिलायंस कंपनी के कुछ छुटभइये कर्मचारियों को लगा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं, पैसा भी बनेगा और सेठ की निगाह में पॉइंट भी बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली कंपनी जियो स्टूडियोज ने मनोरंजन के वास्ते ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क हासिल करने की अर्जी लगा दी। Mukesh Ambani owned Reliance Industries has moved an application before the trademarks registry today seeking registration of Operation Sindoor as a work mark. The registration of the term has been sought for goods and services under clause 41, which covers education and entertainment services like TV shows, films, training content or other media based offerings. हालांकि इस मुद्दे को तूल पकड़ता देख रिलायंस ने इसे वापस ले लिया और सारा ठीकरा अपने एक निचले दर्जे के कर्मचारी पर फोड़ दिया। पैसा बनाने और धंधा चमकाने का एक और उपक्रम आईपीएल के जरिए भी चल रहा था और यह तब तक चलता रहा जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला शुरू नहीं हुआ। यानी 8 मई की रात, यानी पाकिस्तानी हमले के बाद तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच चल रहा था। इसे हमले शुरू होने के बाद बीच में रद्द किया गया और आनन फानन में पूरा स्टेडियम खाली करवाया गया। आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा है इस वक्त। एक इम्पॉर्टेंट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा था, हिमाचल प्रदेश के उस ग्राउंड में, खूबसूरत ग्राउंड में, उसको भी बीच में रोक दिया गया है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से उन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं। बढ़ते तनाव के मद्देनजर बीसीसीआई ने बाद में आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। धंधा और मनोरंजन रुकना नहीं चाहिए, आईपीएल की यही फिलॉसफी है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते किसी मीडिया संस्थान की कोई रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि भारत सरकार के एक आंकड़े पर बात होगी। कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के आंकड़े को लेकर हमेशा से संदेह बना हुआ था। सरकार के दावों और वास्तविकता पर हमेशा एक पर्दा रहा। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे यह संकेत मिलता है कि 2021 में भारत में मरने वालों की संख्या 1 साल पहले 2020 के मुकाबले बहुत ज्यादा थी और इसकी वजह कोविड-19 हो सकता है। देश के जन्म और मृत्यु के आधिकारिक रिकॉर्ड के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 2020 के मुकाबले लगभग 19 लाख अधिक मौतें दर्ज हुई थी। यह कोविड-19 की घातक डेल्टा वेव का साल था। गौरतलब है कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट आज तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,33,000 बताती है। पिछले बुधवार को प्रकाशित नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS का डाटा कोविड महामारी के दौरान हुई मौतों की कम गिनती का पहला आधिकारिक संकेत है। 9 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 डैशबोर्ड पर महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 5,33,000 दिखाई है। शोधकर्ताओं के आकलन के अनुसार वास्तविक संख्या 4 से 12 गुना तक अधिक है। 2022 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में भारत में अतिरिक्त मौतों की संख्या लगभग 47 लाख थी। यह उन 2 वर्षों में जारी आधिकारिक भारतीय आंकड़े 4.8 लाख से लगभग 10 गुना अधिक है। सरकार आपकी मौत के आंकड़ों में भी हेरफेर कर रही है, उसे दर्ज करने लायक नहीं मान रही है। निसंदेह भारत विश्वगुरु बन चुका है। इसकी आधिकारिक घोषणाएं अब अमेरिका के वाशिंगटन DC से होती हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।